हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ रहे थे, अपना लास्ट हम लोग बोर मॉडल को देख रहे थे। ठीक है, जो एटॉमिक मॉडल अपना आया था रदरफोर्ड के बाद, वो हम लोग क्या देख रहे थे, बोर मॉडल देख रहे थे। उसमें उसके कई सारे पोस्टुलेट्स देखे थे, कई सारे डेरिवेशन अपने सामने आकर के वहां पे आए थे। जैसे कि हमने क्या जाना था कि इलेक्ट्रॉन्स, कुछ मुख्य मुख्य बातें जो है वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस ऑर्बिट में घूमता है, उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई होता है। ठीक है, या कह सकते हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है। साथ ही साथ हम लोग उसका किसके बारे में जाने, रेडियस के बारे में जाने, पूरा डेरिवेशन क्या फॉर्मूला होता है, और साथ ही साथ रेडियस का एक्सप्रेशन आया था। और फिर फाइनली जो कांस्टेंट टर्म थे उसको पुट करके हमने फाइनली फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी हमने देखा था, साथ ही साथ हमने क्या देखा था, रेडियस देखा था, वेलोसिटी देखा था, और भी हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया था। एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में भी हमने देखा था, कैलकुलेट किया था। उसका भी एक्सप्रेशन आया था, फाइनल रिजल्ट आया था। और उसके बाद हमने क्या देखा था, उसका कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके अपने पास फाइनल फॉर्मूला आया था एनर्जी को लेकर के। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, और धीरे धीरे फिर आगे हम बोर मॉडल को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो चीज पढ़े हैं उससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ एक आध ग्राफ्स है, उसको हम लोग देखते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने रहेगा वो ये रहेगा, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, कैलकुलेट कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। ठीक है, थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ B+3, ऑफ B+3, ऑफ B+3। ठीक है, आयन एंड फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ आयन एंड फिफ्थ ठीक है, बोर ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। ठीक है, फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियस रेशियो निकालने के लिए। रेडियस रेशियो किसका निकालने के लिए, तो थर्ड बोर ऑर्बिट का। ठीक है, और साथ ही साथ आपका किसके लिए, थर्ड बोर ऑर्बिट किसके लिए, B+3 के लिए। एक चीज पहले ही बताए थे कि ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो था वो कौन सा था, बोर मॉडल हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ B+3 भी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें होगा। ठीक है, और यहाँ Li+2 भी, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता है। बात समझ में आया है? तो जो यहाँ Rn हम लोग पढ़े थे, रेडियस का जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे। ठीक है, किसका फॉर्मूला देखे थे, रेडियस का। Rn इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, 0.529 एंगस्ट्रॉम। याद आ रहा है, 0.529 इंटू n² और ये एंगस्ट्रॉम। ये वाला अपने पास क्या आया था, रेडियस का फॉर्मूला हम लोग देखे थे। किसका फॉर्मूला देखे थे, रेडियस का फॉर्मूला देखे थे। और n क्या बता रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। और z क्या बता रहा था, एटॉमिक नंबर। z क्या बता रहा था, एटॉमिक नंबर। इफ दिस इज फॉर हाइड्रोजन, देन एटॉमिक नंबर इज 1। ठीक है, एंड द अनदर स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, एटॉमिक नंबर इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि बेरिलियम है, लिथियम है, कौन है, उस चीज पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो यदि हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हम किसके किसके रेस्पेक्ट में बात करें, बेरिलियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, B+3 आयन जो है उसके रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें, तो यहाँ पे Z इसका कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा 4, Z हो जाएगा 4। और थर्ड बोर ऑर्बिट का बात किया है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यदि हम रेडियस निकालें, ठीक है, रेडियस किसका, B+3 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 0.529 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन, और z ये रहा 4। ठीक है, बात समझ में आया? उसी प्रकार से यदि हम आगे किसका बात करें, फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। ठीक है, तो Li+2 का यदि हम बात करें तो Li+2 के लिए क्या हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर आ जाएगा 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, और n बराबर हो जाएगा, फिफ्थ का बात कर रहा तो ये हो जाएगा 5। तो उस प्रकार से r किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं,
+2 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.529 इंटू एन का स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन जेड यानी कि यह है 3, ये जेड है। इज दैट क्लियर? अब रेशियो निकालने बोला था, क्या निकालने बोला था? रेडियस रेशियो। ठीक है, तो ये वाला इसका और इसका रेशियो है, यानी कि हम कह सकते हैं आर b+3, ठीक है, अपॉन आर जो है वो li+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.529। इसीलिए हम कैलकुलेट इसको पूरा नहीं किए थे, क्योंकि ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको हम काट सकते, इंटू 9/4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 25/3। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये यदि हम आगे बात करें तो 9/4 इंटू क्या हो जाएगा 3/25, तो इसलिए 27 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये आपका रेडियस रेशियो निकल करके सामने आता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कितना आ रहा है? 27:100 आपको देखने को मिलेगा। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए और हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट सरकमफेरेंस। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट सरकमफेरेंस। ठीक है, कैलकुलेट सरकमफेरेंस डायमीटर डायमीटर एरिया एरिया। ठीक है, सरकमफेरेंस डायमीटर एरिया of fourth Bohr orbit of B+3 ion and area of fourth Bohr, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ, ठीक है, फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ B+3 आयन। ठीक है, बी B+3 आयन क्या बोल रहा है, सरकमफेरेंस निकालने, डायमीटर निकालने, एरिया निकालने, किसका, बोर का थर्ड ऑर्बिट के लिए। बोर का क्या निकालने के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो सबसे पहले इन सभी के लिए क्या जानना जरूरी है, सरकमफेरेंस के लिए, डायमीटर के लिए, एरिया के लिए रेडियस जानना जरूरी है। और हम लोग यहाँ रेडियस बराबर आर एन बराबर क्या लिखे हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये किसमें एंगस्ट्रॉम। बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रखें, ये क्या हो जाएगा 0.529। ठीक है, बेरिलियम का बात हो रहा है ना, B+3, तो उसके अच्छा किस ऑर्बिट के लिए, तो ये हो जाएगा इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और जो Z है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, बचेगा 4, और इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो करने के बाद 2.116 एंगस्ट्रॉम ये देखने को मिलेगा। और ये क्या है, रेडियस ऑफ किसका, B+3, रेडियस किसका, B+3 आया। अब रेडियस आ गया, ये रेडियस आया तो हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं क्या, डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा 2r, और 2r इसका मतलब कि 2 इंटू 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 दूना 12, दो हाथ में बचा 1, ठीक है, 6 दूना 12, हाथ में बचा 1, और 2 ये हो जाएगा 3, 2.2 दूना 4 एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्या निकल गया, डायमीटर। सरकमफेरेंस बराबर 2πr। ठीक है, अब 2πr बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आया था 2.116, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो ये कैलकुलेट करने पे क्या निकल आएगा, रेडियस सरकमफेरेंस निकल आएगा। एरिया का यदि हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया हम लोग ले लेंगे तो पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर यानी कि 2.116 का होल स्क्वायर, और ये एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा आपका एरिया बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी छोटे मोटे सवाल जो है वो आपको थोड़ा सा हट करके दे सकता है। इज दैट क्लियर? और थोड़ा सा आगे हम लोग देखें इसमें, ठीक है, और थोड़ा सा आगे देखें हम लोग, तो और एक क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग किस पे देख रहे हैं, रेडियस पे, जो हम लोग कल सीखे हैं, रेडियस वेलोसिटी के बारे में देखें और साथ ही साथ एनर्जी के बारे में देखें, तो उससे रिलेटेड देख रहे हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट, इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ, ठीक है, बोर ऑर्बिट, if radius of fifth Bohr orbit of Li plus 2 ion of Li plus 2 ion is x,
इज एक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोर ऑर्बिट Li+2 आयन का रेडियस कितना है, एक्स है, मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ, देन कैलकुलेट देन कैलकुलेट 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 रेडियस ऑफ, then calculate radius of third Bohr orbit of third Bohr orbit of, ठीक है, थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He+2 आयन, He+2 आयन इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, x के टर्म में आपको निकालना है। तो क्या बोला, फिफ्थ बोर ऑर्बिट Li+2 आयन रेडियस, तो r यदि हम क्या ले ले, Li+2 आयन डायरेक्ट लिखे क्या अब हम, तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n का स्क्वायर, तो n क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन, ठीक है, और z कितना है, z हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। ठीक है, ये आपका आएगा। इज दैट क्लियर, ये आपका आया। अब इतना बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम बराबर क्या मान ले रहे हैं, x, ये क्या मान ले रहे हैं हम x, यही है ना, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा x। अच्छा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, कि 0.529 इज इक्वल टू 3x/25, क्या लिख दिए 3x/25, ये अपना इक्वेशन पहला आ गया। ठीक है, मान लेते हैं ये नंबर 1। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट He+2। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो r, ठीक है, r किसके लिए, He+2 के लिए क्या हो जाएगा 0.529 इंटू कितना थर्ड, तो 3 3 जा 9, और हीलियम यानी कि Z इज इक्वल टू 2, यही आएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पे जो है वो इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.529, 0.529 का वैल्यू क्या है 3x/25, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0.529, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से हम इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे क्या नजर आएगा, He+2 इज इक्वल टू 3x/25 इंटू 9/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 × 27 27 अपॉन 25 दूना 50 x 27 x अपॉन 50 इन टर्म्स ऑफ, देखिए x आपका बाहर निकल आ रहा है। ठीक है, तो यही इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं रिलेटेड, ठीक है, किसके, तो यस रेडियस के। अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, केवल और केवल रेडियस का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हम लोग देखे थे, Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू, ठीक है, n² अपॉन z, ये वाला अपना रेडियस का फॉर्मूला था। ठीक है, तो ग्राफ्स रिलेटेड टू रेडियस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ग्राफ्स रिलेटेड टू रेडियस, ग्राफ्स रिलेटेड टू रेडियस। ग्राफ्स किससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, रेडियस से। तो सबसे पहला वाला जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, सबसे पहला वाला जो ग्राफ देख रहे हैं, Rn वर्सेस 1/z, ठीक है, किसके देख रहे हैं, Rn वर्सेस 1/z, ये हम ग्राफ देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से ग्राफ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना Rn किस पे हो जा रहा है आपका y एक्सिस पे, और ये हो जा रहा है अपना x एक्सिस पे। ठीक है, तो ये क्या रहेगा 1/z, क्या रहेगा 1/z। तो यदि हम अपना ये वाला फॉर्मूले पे ही तो हम लोग सेट करेंगे, तो ये रहा Rn अपना यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट टर्म ही है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² इंटू 1/z तो लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना टर्म क्या आ गया अपना कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट, ये टर्म तो क्या हो गया, मतलब इसके और इसके टर्म में निकल रहा, तो यानी कि n क्या मान करके चल रहे हैं कांस्टेंट, और 1/z, ये 1/z पूरा लिख रहा, और ये वाला किस पे है, ये वाला किस पे है y एक्सिस पे, और ये वाला किस पे है x एक्सिस पे। समझ में आ रहा है क्या, ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू mx, देखिए y इज इक्वल टू mx पे बन रहा है क्या, समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू m, और ये रहा x, y इज इक्वल टू mx, इस पे ये ग्राफ आपको मिल रहा था। y इज इक्वल टू mx का ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन। कैसे ग्राफ रहता है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक चीज एकदम आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो कैसा बना स्ट्रेट। दूसरा यदि हम बात करें, इसको थोड़ा सा मिटा दे क्या, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, ताकि आपको बाद में ध्यान में रहे, नहीं तो फिर जो है ध्यान में नहीं रहेगा। दूसरा वाला, ठीक है, जो आपको देखना है, दूसरा वाला किसके किसके वर्सेस में हम लोग देखने वाले हैं, Rn अपॉन
जेड के वर्सेस में, ठीक है, आर एन अपॉन जेड, ये आपका रहा आर एन वर्सेस जेड, इसके रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं। तो जेड ये वाला था ना, जब वन बाय जेड लिए थे तो ये कैसा गया था स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वन बाय जेड ये पूरे को हम लिए थे, एन को तो छोड़ देना है, वन बाय जेड क्या लिए थे, पूरे को लिए थे, अब जेड को ले रहा है, नीचे वाले को ले रहा है, अब किसको ले रहा है, जेड को ले रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किस तरीके से आपको नजर आएगा, ये वाला आपका उसी तरीके से वाई एक्सिस पे, और ये क्या रहेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा जेड, और ये क्या रहेगा आर एन, ये क्या रहेगा आपका आर एन। तो ये वाला आप देखिए ना, आपको किस में नजर आ रहा है, इनवर्सली में नजर आ रहा है क्या, यानी कि वो बढ़ेगा तो ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते जाएंगे, ग्राफ इसका कैसा आएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से नजर आएगा आपको, इस तरीके से इसका ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको कर्वेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो ग्राफ बन रहा है वो किस पे बन रहा है, y इज इक्वल टू एम वन बाय एक्स, ठीक है, इस पे आपका ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे, कर्वेचर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, नाम यदि पूछ दिया तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। आगे जो तीसरा वाला ग्राफ जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, तीसरा जो ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं वो किसके किसके वर्सेस में देखने वाले हैं, आर एन वर्सेस एन स्क्वायर, ठीक है, आर एन वर्सेस एन स्क्वायर। तीसरा वाला जो है वो किसका, आर एन वर्सेस एन स्क्वायर, इसके वर्सेस इसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी अब क्या है, वन बाय जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वन बाय जेड जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वन बाय जेड क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और किसके रेस्पेक्ट में, एन स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, और ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट ही है आपका। तो फिर से ये किस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। और कहने का मतलब वही आपका क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स, फिर से क्या बनेगा किस पे, y इज इक्वल टू एम एक्स। फोर्थ वाला हम आते हैं, ठीक है, फोर्थ वाला हम आ रहे हैं, ठीक, फोर्थ वाला आ रहे हैं, और फोर्थ वाला जो ग्राफ है, फोर्थ वाला जो ग्राफ है, चौथा वाला फोर्थ ग्राफ है, वो किसके किसके वर्सेस में है, आर एन अपॉन एन, ठीक है, आर एन वर्सेस एन, इस बार एन है, एन स्क्वायर नहीं है, ये ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एन नहीं है, एन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो, ठीक है, ये जो बनेगा वो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, और ये ग्राफ कैसा जाएगा, इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता, पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जस्ट उल्टा वाला, ठीक है, ये ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ ग्राफ था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिलेटेड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी भी हम लोग पढ़े, रेडियस का देख लिए सारा कुछ, ठीक है, फॉर्मूला भी आपको फिर से रिवाइज करवा दिए, ग्राफ्स भी देख लिए, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लिए किस पे, रेडियस पे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है चैप्टर का, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट तो एक्सप्रेशन ही पूछ लेता है, रेडियस का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, शुरू से ही कहते हम जा रहे हैं, ठीक। तो ये अब हम किसके बारे में लिख रहे हैं, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी का हम लोग क्या पढ़े थे, फॉर्मूला, ठीक है, वी एन इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, 2.18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही था ना, जेड अपॉन एन, जेड अपॉन क्या है, एन, और एक सेकेंड, इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हम लोग देखे थे, मीटर पर सेकंड में भी देखे थे, ये वाला जो था वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आपका था, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अब यानी कि जो भी अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो इससे रिलेटेड रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन हम फॉर्मूला लिख दिए आपको याद रखने के लिए, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट वेलोसिटी velocity of electron, calculate velocity of electron in third Bohr orbit, in in third Bohr orbit, third Bohr orbit of Li plus 2 ion, of Li plus 2 ion, ठीक है, of Li plus 2 ion, वेलोसिटी निकालना है थर्ड बोर ऑर्बिट का। अब थर्ड और बोर ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा, Z बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, Z बराबर लिथियम का है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, ठीक है, और n बराबर यहाँ क्या मिलेगा, n बराबर आपको क्या मिलेगा 3, क्योंकि थर्ड बोर ऑर्बिट यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थर्ड बोर ऑर्बिट। तो Vn इज इक्वल टू क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻², ठीक है,
10⁸ इंटू Z/n, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z कितना है 3/3, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से क्या बचेगा Vn इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। और ये वेलोसिटी किसके लिए है भाई, वेलोसिटी यहाँ पे हम लिख रहे हैं v, कौन सा हो रहा है भाई, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा Vn ही लिख देते हैं चलिए, ठीक है। वेलोसिटी किसके लिए हो रहा है, थर्ड के लिए, तीसरे के लिए, तो v3 भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी निकल रहा है। समझ में आ रहा है क्या। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो बोलता है कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे आप v3 कर सकते हैं, vn तो हम इन जनरल लेके चल रहे हैं ना, v3 करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट कैलकुलेट वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ B+3 ऑफ B+3 ऑफ B+3 आयन ऑफ B+3 आयन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। यहाँ पे इस बार ऐसा नहीं बोल रहा फोर्थ ऑर्बिट या फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताए थे, ग्राउंड स्टेट क्या है आपका, वही n=1, लेकिन एक्साइटेड स्टेट यदि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो n=6 हो जाएगा, +1 कर देते हैं, बताए थे ना, याद आ रहा है, पिछले क्लास में ही बताए हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो n=2 हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो n=4 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी किसका बोल रहा है, तो यहाँ पे z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर बेरिलियम का, तो z अच्छा z में कंफ्यूजन हो ना तो कुछ नहीं करना है, चार्ज +1, जो चार्ज दिया है ना उसका +1 कर देना, ये सब छोटा छोटा चीज है, बारीकी चीज नोट कर लेना है नोटबुक, ठीक है। यहाँ 3 है तो हम कुछ नहीं 4 लिख देंगे बिना टेंशन, क्योंकि हाइड्रोजन स्पीसीज होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का है 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो बाहर ही फेंकेगा, तो +3 वहां नजर आएगा, तो +3 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, जो कि उसका Z हो जाएगा, ठीक है। और ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट क्या बोला, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=, कितना हो जाएगा 6, n= क्या हो जाएगा 6, तो वेलोसिटी ऑफ 6 के लिए हम लोग बात करेंगे 2.18 इंटू Z4 होता है और n होता है 6, ठीक है। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका है क्या, वेलोसिटी आपका निकल जाएगा यहाँ पे। और ये कैलकुलेट, इसको पूरा जो वैल्यू आएगा इसको कट करके 2 और 3, तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16 के 6 हाथ में बचा 1, ठीक है, 2 और 1 3, और ये 4.36/3, ठीक है, इंटू, अच्छा यहाँ पे ये एक छूट रहा है क्या, इंटू 10⁸, यहाँ कर देते हैं इंटू 10⁸, ठीक है, तो इंटू 10⁸, ठीक। और ये पूरा करने पे आपका आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इस तरीके का क्वेश्चन। आगे देखते हैं कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो का ही क्वेश्चन है, जैसे पिछले बार हम लोग देखे थे रेडियस रेशियो वाला, वैसे ये वेलोसिटी वाला, ठीक है, उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से पिछले बार बनाए थे। तो ये क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेट कैलकुलेट रेशियो रेशियो ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट, ऑफ फिफ्थ, ठीक है, बोर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ B+3, ऑफ B+3, ठीक है, ऑफ B+3 आयन टू थर्ड बोर ऑर्बिट, टू थर्ड बोर ऑर्बिट, टू थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li, ठीक है, ऑफ Li, सॉरी ऑफ He+ आयन, ऑफ He+ आयन, ये क्या बोल रहा है, रेडियस रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालना है
फिफ्थ वाले का, ठीक है, और साथ ही साथ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बी वाले का। बात समझ में आया? तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, फिर से हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी पहला के लिए। यदि हम बात करें किसके लिए, बेरिलियम के लिए, तो सबसे पहले B+3 के लिए हम बात करें तो इसके लिए Z बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, Z बराबर क्या हो जाएगा, बेरिलियम 3 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिफ्थ के लिए यानी N बराबर क्या हो जाएगा फिफ्थ। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, B+3 के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी किसके, अच्छा N5 है ना, ठीक है। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, फिफ्थ ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। कितने के लिए निकाल रहे हैं, पांचवे के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या हम लोग लिखेंगे, 2.18 इंटू 10⁸8 और Z है आपका 4, ठीक है, और ये नीचे में 5, ये आपका आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और वेलोसिटी अगला हम, यानी कि अगला अपने पास कौन था, बेरिलियम, सॉरी हीलियम, हीलियम He+, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या निकलेगा, Z बराबर क्या हो जाएगा, एक में एक जोड़ दो 2 और N बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू हीलियम प्लस कितना का, तो 3 का, तो ये हो जाएगा आपका 2.18 इंटू 10⁸8 और इंटू क्या हो जाएगा ये 2/3, यही हो जाएगा ना 2/3। अब रेशियो निकालना है, अब क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा VB+3 ये 5 वाले का अपॉन ये हो जाएगा V, ठीक है, He+ और ये हो जाएगा 3 वाले का, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो अपना कांस्टेंट था क्या हो जाएगा, ये 2.18 इंटू 10⁸8, ठीक है, इंटू 4/5, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁸8 इंटू, ठीक है, 2/3, यही तो हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, यही 4/5 इंटू क्या हो जाएगा ये 3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 से कट जाएगा, 3 दूना 6/5, ठीक है, 6/5 ये आपका रेशियो आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कितना निकलेगा 6/5। तो रेशियो किसके बाय किसका है, V B+3 ये फिफ्थ वाले का पांचवे ऑर्बिट का, और वेलोसिटी हीलियम का, हीलियम प्लस का कौन सा, तीसरे ऑर्बिट का। तो ये आपको इस तरीके से रेडियस रेशियो देखने को मिल रहा है। अब डायरेक्ट यदि हम इसके आंसर यानी कि आपको दे दे, जिससे कि यदि क्वेश्चन रेडियस रेशियो का पूछा वेलोसिटी का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा ही सस्ता, मजबूत और टिकाऊ, ठीक है, आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी Z1 N1, ठीक है, यानी कि Z जो भी है और N जो भी है पहले वाले का, पहला ये हम फर्स्ट मान रहे हैं और ये सेकंड, तो उसी तरीके से क्या V Z2 N2 बराबर क्या लिख देंगे हम, ठीक है। आप ये चीज देख रहे हैं कि ये वाला जो चीज है ये क्या है आपका Z और N ही तो है, Z और N ही तो है, तो Z1 N1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या है आपका Z1 और ये आ जा रहा है N1, समझना है बात को, ये कैसे हम सॉल्व करके लिख रहे हैं, ठीक है। और वो नीचे में क्या बचा था अपन, वो तो कांस्टेंट पूरा हो गया था Z2 और ये है N2। अब जब ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, N2 इंटू Z2, N2 इंटू Z2, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या इस Z2 को हम इधर लिख दे क्या, Z2 और ये N2, यानी कि ये आपका पूरा फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी का जब भी रहे कोई कांस्टेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस Z1 Z2 और N2 अपन N1 कर दो भाई, वेलोसिटी का रेशियो जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये किस तरीके से हम ले गए हैं। अब जैसे ही वेलोसिटी बात हो रहा है, ठीक है, जैसे ही वेलोसिटी बात हो रहा है, एक चीज और हम लोग देख लेंगे, यदि वेलोसिटी से क्वेश्चन आपसे क्या क्या कर सकता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। वेलोसिटी में आपको याद होगा कि आपसे पूछ सकता है मोमेंटम, क्या पूछ सकता है, मोमेंटम, मोमेंटम, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे मोमेंटम का क्या, mvr, याद है क्या पढ़े थे, अच्छा वो तो एंगुलर मोमेंटम का था, मोमेंटम का क्या पढ़े थे, m इंटू वी। तो यहाँ पे आपको क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप पुट करके क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी आपको इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। और आपको क्या पूछ सकता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, mvr, mvr। तो यहां से भी आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इजी है, लेकिन रेडियस फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो
तो इतना ज्यादा चक्कर में ना पढ़ करके यदि हम चाहें तो हमको ये भी पता है कि एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच बाई टू पाई। तो इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू। ठीक है, हो सकता है वेलोसिटी रेडियस ये दिया हुआ है, एन पूछ ले आपका। ठीक है, तो यहाँ से एन फाइंड आउट किया जा सकता है। और क्या आपको इससे पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपसे वेलोसिटी पूछ ले, या फिर काइनेटिक एनर्जी ही पूछ ले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीज जो है वो वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे थोड़ा नजर बना करके चलना है। अब थोड़ा सा वेलोसिटी रिलेटेड ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी रिलेटेड ग्राफ देख लेते हैं। ठीक, ये क्या हम देखेंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी रिलेटेड ग्राफ। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है इसलिए हम मिटाए नहीं है फॉर्मूला। तो सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहला ग्राफ v वर्सेस z देखने वाले हैं। ठीक है, v वर्सेस z देखने वाले हैं, और v वर्सेस हम z देख रहे हैं। ठीक है, v वर्सेस z देख रहे हैं, तो इसका मतलब 1/n जो है रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ध्यान में रखना 1/n जो है वो क्या है, कांस्टेंट। 1/n जो है कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका z एक्सिस। ये क्या होगा y और ये क्या होगा z। कहाँ पे है भाई, ये vn यहाँ पे है, और नीचे में क्या रहेगा आपका z। तो z है, और ये तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स पे ही आ रहा है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स पे ही आ रहा है ये ग्राफ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इज दैट क्लियर। दूसरा वाला जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दूसरा वाला किस पे है, y इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, y इज इक्वल टू सॉरी v वर्सेस 1/n, और 1/n है, इसका मतलब z इस बार क्या है, कांस्टेंट रहेगा। z इस बार क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये ठीक इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये रहेगा सॉरी, ये रहेगा आपका y एक्सिस, और ये रहेगा आपका x एक्सिस। ठीक है, ये z नहीं लेना, ये x लेना। ठीक है, क्लियर। और ये भी जो है वो किस पे बन रहा है, अब ये वाला टर्म क्या आ रहा है, 1/n। तो 1/n भी किस में आ रहा है, x के टर्म में आपको आ रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स ही आ रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसी फॉर्म में आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, और m वाला पार्ट क्या हो जाएगा, z। ठीक है, और ये वाला पूरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, m वाला पार्ट। तो यहाँ भी ग्राफ क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि हम v अपॉन n का देखें, v वर्सेस n का, v वर्सेस n। ठीक है, v वर्सेस n, किसमें देखें, v वर्सेस n। याद है ये 1/n का देखे थे तो स्ट्रेट गया था, इस बार n का देख रहे हैं, तो v वर्सेस n और v वर्सेस n। ठीक है, v वर्सेस हम किसमें देखने जा रहे हैं, n में। हाँ ठीक है, तो इसका ये क्या आ रहा है, इनवर्सली में आ रहा है ना, जैसे बोले थे। तो ठीक इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे देखने को मिलेगा आपको इसका ग्राफ। इज दैट क्लियर। तो यहाँ वेलोसिटी भी हम लोग खत्म किए, रेडियस का देखे क्वेश्चन, साथ ही साथ उसका ग्राफ, वेलोसिटी का भी क्वेश्चन और उसका ग्राफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, एनर्जी। क्या कैलकुलेट किए थे, एनर्जी। ठीक है, अब आगे हम लोग किसके तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या बढ़ रहे हैं इस बार, एनर्जी। और एनर्जी इज इक्वल टू क्या निकाले थे हम लोग कैलकुलेट करके, -13.6 इंटू -13.6 इंटू क्या निकला था, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यही वाला अपने पास निकला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, ये किसका फॉर्मूला था, एनर्जी का। ये किसका फॉर्मूला था, एनर्जी का। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, अब जैसे कि, ठीक है, अब जैसे कि यदि हम बात करें, उससे पहले हम देख लेते हैं कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे
कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कल थोड़ा बाकी रह गया था। कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो इक्वेशन आया उससे कंक्लूजन पे क्या पहुंच रहे हैं। तो कंक्लूजन पे पहला पॉइंट हमारा ये बोलता है कि एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उस ऑर्बिट का भी जो एनर्जी है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का जो दूरी है वो न्यूक्लियस से बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो है वो एन का वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, और वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज करता जाएगा। बात समझ में आया? सिंपल सा है कि जितना ज्यादा जो है वो दूर होते जाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएगा उतना ज्यादा उसका एन का नंबर भी बढ़ते जाएगा, और उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी भी जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। उतना ही ज्यादा एनर्जी भी है वो क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर? और छोटा छोटा जो इस तरीके का हम फिगर बनाए ना समझाने के लिए, उसको भी आपको क्या करना है, बना लेना है। तो लिख सकते हैं एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, from the nucleus, from the nucleus increases, 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 that is value of n, ठीक है, that is value of n, that is value of n, ठीक है, increases, that is value of n increases, ठीक है, that is value of n भी वो क्या रहेगा, वो आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, देन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, then energy, energy also increases, ठीक है, तो एनर्जी भी अपने आप क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ये सारा पढ़ चुके हम लोग। दूसरा पॉइंट जो कंक्लूजन निकला इससे, वो ये निकला कि फॉर अ गिवन एलिमेंट, जो दिए हुए एलिमेंट का यदि एनर्जी हम बात करें तो वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एनर्जी हम बात करें दिए हुए किसी भी ऑर्बिट के लिए, एन के लिए, ठीक है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब तक हम वैल्यू ऑफ एन को चेंज ना करें। ठीक है, वैल्यू ऑफ एन जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक उस एनर्जी, वो एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि एन जो है वो यदि हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो एनर्जी में भी क्या आएगा, वेरिएशंस आएगा। ठीक है, जब तक एन का वैल्यू कांस्टेंट है एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिमाग में डाल लेना, फॉर अ गिवन एलिमेंट, ठीक है, फॉर अ गिवन, गिवन एलिमेंट, ठीक है, फॉर अ गिवन एलिमेंट एनर्जी विल बी कांस्टेंट, energy will be constant, energy will be constant as long as long as value, as long as value of n, of n is constant। ठीक है, वैल्यू ऑफ n कांस्टेंट रहेगा तब तक एनर्जी भी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात नंबर 3, तीसरा पॉइंट, कि एट इंफिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। बात समझ में आया? ये बात ध्यान में रखना है, इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका, जीरो, क्योंकि दूर चलता जाएगा, खत्म होते जाएगा धीरे धीरे। सबसे जो पहला है वही कितना है, -13.6 है, -13.6 है। तो जैसे जैसे दूर चला जाएगा माइनस का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, और इनफाइनाइट में फाइनली उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विल बी जीरो। ठीक है, इंफिनिटी में उसका जो है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात को ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, समझ में आया? क्योंकि इंफिनिटी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, फ्रॉम द न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि उसका एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लें इसी से रिलेटेड, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि पहले हम वेलोसिटी और किससे रिलेटेड देख चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ एंड रेडियस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। समझ में आया बात क्या हम बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या क्वेश्चन करता है
कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ बोर ऑर्बिट, ठीक है, बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो वैल्यू आएगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद ही रखना है। यदि याद रखिएगा तो आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम लोग डायरेक्ट पुट करके उसको काफी शॉर्ट में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। अभी जो हम लोग इससे आंसर लाने वाले हैं, ठीक है, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से निकलेगा, तो हाइड्रोजन एटम है, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, Z बराबर क्या रहेगा, 1 रहेगा, Z बराबर क्या रहेगा, 1 रहेगा, N जो है वो चेंज होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी यही है आपका, एनर्जी क्या है, यही है। तो यदि हम E बात करें, E1, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू Z क्या रहेगा, Z ऑलवेज 1 रहेगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यानी कि E1 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, पर एटम, ये आपका आ रहा है आंसर, पहला E1। अब अपने को क्या निकालना है, E2। ठीक है, अब E2 जैसे ही निकालेंगे तो E2 के लिए जो N है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1, Z तो 1 रहेगा, ठीक है, और ये N क्या हो जाएगा, 2, तो 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद माइनस आपका जो आएगा आंसर, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -3.4, यानी कि ये हम लिख दे यहाँ पे, E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला चीज आपको देखने को मिलेगा, सॉरी एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम चाहें तो केवल क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही एटम का बात हो रहा है, केवल हाइड्रोजन स्पीसीज, एनर्जी है तो हम क्या लिख दे रहे हैं, केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपका यूनिट क्या लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जाहिर सी बात है पर एटम के लिए ही है ये। ठीक, अब E3 यदि हम बात करें, क्या बात कर रहे हैं, E3, तो E3 के लिए आपका क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1/9, 1/9, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E4 यदि हम बात करें, E4 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4, तो 4 4 जा 16, और ये आपका हो जाएगा 0 पॉइंट, सॉरी माइनस माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 84 होगा ना, -0.84 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 85 ही होगा, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपको देखने को मिलेगा। और यदि E5 भी आप लिख लें तो कोई बुरा नहीं है, E5 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/25 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये आप याद ही रखेंगे, लर्न, ठीक है, ये आपको याद ही रखना है एकदम, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ये वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब किसी दूसरे स्पीसीज के लिए बात ऐसा है ना, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को समझे, क्योंकि ये वाला चीज तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, इतना दूर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या मान के चल रहे हैं, 1, इसको क्या मान करके चल रहे हैं, 1। तो यदि हम एनर्जी फॉर अदर स्पीसीज कहें, ठीक है, एनर्जी फॉर अदर स्पीसीज अदर देन हाइड्रोजन स्पीसीज, ठीक है, एनर्जी फॉर अदर देन हाइड्रोजन स्पीसीज यदि हम बात करें, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, एनर्जी एनर्जी फॉर अदर देन H एटम। ठीक है, H एटम के अलावा यदि हम एनर्जी हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे इतना दूर तो कैलकुलेट करके लिख दिए, इतना दूर तो सबके लिए कैलकुलेट करके आ रहा है। तो यदि हम बात करें E1,
ठीक है, या ई एन लिख देते हैं, ठीक है, किसी भी एटम के लिए जो भी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई एन जो आपका आएगा, ठीक है, एनर्जी जो आएगा वो क्या आएगा आपका, जैसे ये हम फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला एटॉमिक नंबर के लिए, ठीक। तो पहला एटॉमिक नंबर के लिए क्या आया था आपका, जो भी रहेगा, जो भी हाइड्रोजन का आ रहा है ना, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, और मल्टीप्लाई कर देंगे जेड स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर ही तो केवल मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, बाकी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो है ये वाला चीज जो क्या रहेगा वो तो हम लोग निकाले हुए हैं पहले से, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ये चीज क्या हम बोल रहे हैं कि ई एन बराबर जो होगा वो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो रहेगा, और उसमें जेड एटॉमिक नंबर का ही तो डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर का ही तो केवल डिफरेंस है। और ये वाला एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ध्यान में रखना है कि किसके लिए निकाला जा रहा है, पहला के लिए, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए, चौथा के लिए, पांचवा के लिए, ठीक है। जो भी ई एन कहने का मतलब, यदि ई टू रहेगा तो ई एच जो है वो दूसरे वाले का लिखेंगे, ठीक है, जो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता है उसके लिए लिखेंगे। अब जैसे ये वेरी करेगा, ये भी वेरी करेगा, और ये वेरी करेगा, फिर जो एटॉमिक नंबर, जिस एटॉमिक नंबर के लिए बात हो रहा है वो एटॉमिक नंबर को पुट कर देंगे। जैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन, ऑफ He प्लस आयन, ऑफ He प्लस आयन, ठीक है, He प्लस आयन थर्ड का निकालना है, 3, यानी E क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, N बराबर क्या हो गया, 3, और किसके लिए, He, यानी कि Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो तीसरा वाले का, तो इस फॉर्मूला पे यदि हम बैठाएंगे तो E क्या लिखेंगे, E3 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तीसरे वाले ऑर्बिट के लिए क्या आया था, तीसरे वाले ऑर्बिट के लिए आया था माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, -1.5 इंटू, डायरेक्ट इंटू, ठीक है। अब ये कितना है, Z इज इक्वल टू 2, तो ये कर देंगे 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये। तो डायरेक्ट यदि आपको वैल्यू याद रहेगा, ठीक है, सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि यदि EH का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, किस ऑर्बिट का क्या था, सॉरी किस हाँ किस बोर ऑर्बिट का क्या रहेगा, तो आपको बड़ा आसानी होगा किसी भी दूसरे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एनर्जी कैलकुलेट करने में, एनर्जी निकालने के लिए बस Z का हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, उसका स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला यदि हम लोग क्वेश्चन देखें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट टोटल एनर्जी, ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, ठीक है, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी बोल रहा है, टोटल एनर्जी बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, एंड साथ ही साथ बोल रहा है कैलकुलेट करने टोटल एनर्जी फॉर सेकंड बोर ऑर्बिट, ठीक है, फॉर सेकंड बोर ऑर्बिट एंड टोटल एनर्जी फॉर सेकंड बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट, ठीक है, सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर एन एलिमेंट, फॉर एन एलिमेंट, फॉर एन एलिमेंट, फॉर एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 10, ऑफ एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। वैसे एलिमेंट का क्या निकालना है आपको, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। एटॉमिक नंबर 10 का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 10 का मतलब ये आपका कहना चाह रहा है कि Z जो है, एटॉमिक नंबर क्या होता है Z, तो Z बराबर क्या है आपका 10, ये पहले ही आ गया। अब टोटल एनर्जी बोल रहा है किसके लिए, सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए, ठीक है, सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए, ध्यान से समझना, सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए।
ठीक है, सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये आपका एन जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, दूसरे वाले का, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई टू लिखेंगे ना, एन इज इक्वल टू 2 है, तो हाइड्रोजन का दूसरा वाला कितना आया था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हम लोग लिखेंगे, -3.4 और इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा -3.4 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या आपका आ गया, टोटल एनर्जी निकल करके आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालना है, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक चीज और आपको ध्यान में होगा, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग बात कर रहे हैं, देखेंगे जरा सा क्या निकालेंगे अब हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, तो जैसा ही आपको याद होगा कि जो आपका टोटल एनर्जी था, टोटल एनर्जी था उसका यदि हम पॉजिटिव लें तो वो क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। एक चीज और हम आपको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, तब जा करके ये आपको थोड़ा सा और आसान होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ, एक चीज और देखते हैं पहले, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी, ठीक है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये रेशियो आपको ध्यान में रहेगा ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, काइनेटिक सबसे पहले निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, 1/2 ZE²/R, याद है, हाँ, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे एनर्जी के लिए, तब ये सब हम लोग स्टार्टिंग में ही लिए हुए थे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये हम लोग बात किए थे। और दूसरा जो टोटल एनर्जी अपने को आया था वो क्या था, आया था -1/2 ZE²/R, ये आपको देखने को आया था, ठीक है। तो इसको यदि आप पूरा ये करेंगे, ये पूरा चीज तो क्या है, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1। इज दैट क्लियर। और यदि हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का यदि हम बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या देखने को मिला था, -2, ठीक है, -2 ZE²/R, ठीक है, -ZE²/R, ठीक है, और अपॉन टोटल एनर्जी -1/2 ZE²/R, ठीक है। तो ये पूरा पूरा ये पार्ट तो कट गया, ये माइनस माइनस भी कट गया और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल और केवल 2, कितना आ जाएगा, केवल और केवल 2। बात समझ में आया। और फिर जो है ये बचेगा आपका यानी कि टोटल, यदि हम बात करें टोटल एनर्जी, सॉरी रेशियो का बात करें, तो रेशियो आपको क्या निकल करके आएगा, ठीक है, रेशियो क्या निकल करके आएगा, किसका किसका, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रेशियो पोटेंशियल एनर्जी, रेशियो टोटल एनर्जी, इनका जो आपको रेशियो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 1:-2, 1:-2, -2:1, ठीक है, 1:-2, -2 ये पूरा आपको इसका वैल्यू निकल करके सामने आएगा। अब जरा सा समझना है, ये चीज तो आपको निकल करके यहाँ पे आया, ये रेशियो तो निकल करके आया। अब यहाँ पे क्या, ये टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी जो भी है, टोटल एनर्जी जो भी है, काइनेटिक एनर्जी हम बात करें तो ये टोटल एनर्जी वाला किस में है, माइनस में है, टोटल एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में, ठीक है। अब ये वाला हम काइनेटिक एनर्जी जो है, जो पॉजिटिव वाला वैल्यू रहेगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, 1:1 का ही रेशियो है ना। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, बस माइनस का वैल्यू हटा देंगे और ये हो जाएगा 340, ठीक है, 340 जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ये आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या आएगा, टोटल एनर्जी, ठीक है, ये आपका आएगा टोटल एनर्जी। अब क्या बोल रहा है, यदि हम पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ से निकाल ले, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितना बोल रहा है, 2, ठीक है, क्या बोला था ये, उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 340 जो इतना दिया है ना, सॉरी ये यहाँ पे माइनस नहीं है ना, ठीक है, 2 है। तो अब यहाँ पे कितना दिया हुआ, टोटल एनर्जी का जो भी रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टू 2 है, तो ये हो जाएगा -340 इंटू क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, 8 और 6,
-680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आएगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाला रेशियो यदि आप ध्यान में रखेंगे किसका, काइनेटिक पोटेंशियल टोटल, दैट इज 1:2:-1, इसको यदि याद रखेंगे आप तो बड़े ही आसानी से इस तरीके का कभी भी टोटल एनर्जी पूछा है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुरंत आसानी से आप बना सकते हैं। समझ में आया? नोट करें। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं एनर्जी से रिलेटेड। ये तो हम लोग पहले पढ़े भी हैं कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी क्या होगा, वो क्या करेगा, लोअर से हायर में जा रहा एनर्जी गेन करता है, और जब हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करके और कुछ जो है उसमें नया फॉर्मूला भी आएगा और उससे रिलेटेड भी फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग लिखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब बताया था, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके जा रहा था, चाहे वो लोअर से हायर हो या फिर वो हायर से लोअर हो। ठीक है, चाहे वो लोअर से हायर हो या फिर हायर से लोअर हो, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, उस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रांजिशन। जब लोअर से हायर में जा रहा था तो एनर्जी क्या कर रहा था, एनर्जी गेन कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि हायर वाले में क्या है, एनर्जी ज्यादा है, यानी कि सिंपल न्यूक्लियस से दूर जा रहा था, और जब न्यूक्लियस से पास आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, क्योंकि सामने वाला का एनर्जी क्या होता है, कम होता है। इसीलिए उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, अब मान लेते हैं कि सपोज आपके पास 10 रुपए है, समझना है 10 रुपए है, अब आप जब नजदीक आइएगा उसका तो टैक्स काट लेगा, सिंपल ऐसा समझना है, और दूर रहिएगा तो टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो जैसे ही आप पास आएंगे तो टैक्स काटेगा ना, टैक्स काट लेगा तो फिर आप उसके हिसाब से आप मेंटेन हो जाइएगा। ठीक है, दूर जाइएगा आपको टैक्स वापस कर देगा। ठीक है, ऐसा समझ लेना। तो यही अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं इस बार, अभी जो देखने वाले हैं एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, और रिलीज, और रिलीज, रिलीज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन, ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। ठीक है, ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन, किसी भी ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी का एब्जॉर्ब होना और रिलीज होना। ठीक है, एब्जॉर्ब होना और रिलीज होना, तो समझेंगे जरा सा हम, ऐसा इस तरीके से मान करके चलते हैं। ठीक है, दो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये लोअर ऑर्बिटल है और ये हायर ऑर्बिटल, हायर ऑर्बिटल और ये लोअर ऑर्बिटल, आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, हायर ऑर्बिटल और ये क्या हो जाएगा, लोअर ऑर्बिटल है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं हायर ऑर्बिटल, ठीक है, और ये लोअर ऑर्बिटल। ठीक है, हायर ऑर्बिटल और सॉरी हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट। ठीक है, हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट, ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों अलग अलग चीज है। ठीक, तो हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं, E1, इसको क्या मान लेते हैं, E1। ठीक है, ये अपना है E1 जो भी एनर्जी, और ये अपना क्या हो जाएगा, E2, ये अपना क्या हो जाएगा, E2। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब, एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब। ठीक, लेकिन जब हायर से लोअर में जाएगा, हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। तो एक एनर्जी मतलब कि यदि लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। अब जब हायर से लोअर में आएगा तो मेंटेन करने के लिए अपने आप को क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा, यानी कि नेट एनर्जी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यानी कि पहले एनर्जी कुछ और था और अब एनर्जी कुछ और हो जाएगा, यानी कि जो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज करेगा वही इस ऑर्बिट का और इस ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा, दैट इज डेल ई। और डेल ई का मतलब, डेल ई का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई इज इक्वल टू, डेल ई हायर वाला ऑर्बिट, अब जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, इन ज्यादा वाले को क्या लिखें, E2, और कम वाले को क्या लिखें, E1, ज्यादा वालों को क्या लिखें, E2, और कम वाले को क्या लिखें, E1। और डेल ई क्या बोले हैं, एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब,
ठीक है, या फिर रिलीज। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तब डेल ई बराबर क्या हम लिखेंगे, डेल ई बराबर क्या लिखेंगे, ई टू माइनस ई वन। डेल ई बराबर क्या होगा, ई टू माइनस ई वन। और ये डेल ई जो होगा वो हमेशा कौन सा वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। अभी तक जो एनर्जी निकाल रहे थे वो निगेटिव वैल्यू हो रहा था, लेकिन डेल ई बेसिकली क्या है कि ज्यादा वाला एनर्जी को कम वाला एनर्जी से माइनस कर देगा, तो जो वैल्यू आपके पास आएगा वो वैल्यू आपका पास कौन सा निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये। ठीक है, और ई टू माइनस ई वन का क्या मतलब हो गया, हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल। ठीक है, हायर से लोअर, ध्यान में रखना है, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगा उससे कम वाले को माइनस कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी को यदि हम आगे समझने के लिए क्या करें, डेल ई, डेल ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई टू। तो ई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू, सपोज मान लेते हैं कि ये ई टू है, तो ई टू के लिए हम क्या, कौन सा फॉर्मूला, अपना एनर्जी का फॉर्मूला था ना अपने पास। ठीक है, यानी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और माइनस, माइनस किसको करेंगे, माइनस, और फिर ई1 का हम लोग क्या लिख देंगे, ये मान लेते हैं एन1, ये क्या है मान लेते हैं एन1। ठीक है, ई1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर। समझ में आया ये। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर, और ये प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन टू का स्क्वायर। समझ में आया। अब माइनस वालों को इधर कर देते हैं और कॉमन ले लेते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -13.6। ठीक है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n, ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, तो 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। ठीक है, और ये देखिए आपका किस में फॉर्मूला आ रहा है, पॉजिटिव, जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये तब इस्तेमाल हो रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, ट्रांजिशन के टर्म में। ट्रांजिशन जब होगा तब डेल ई निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन, इन केस ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जब होगा तब यदि एनर्जी निकालने बोल रहा है, डेल एनर्जी डिफरेंस जो है, तब हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ, ये E2 है ना, तो यहाँ N2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा N1, सॉरी माई मिस्टेक, और ये हो जाएगा 2, और ये होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ठीक, अब क्वेश्चन देखेंगे इसी पे हम लोग। क्वेश्चन क्या रहेगा, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ, कैलकुलेट एनर्जी required, calculate energy required to promote the electron, to promote the electron, to promote the electron of Li plus 2 ion, of Li plus 2 ion, of Li plus 2 ion from ground state, from ground state, सब पढ़ाए हैं ग्राउंड स्टेट किसको कहते हैं, अभी तुरंत पढ़ाए हैं एक क्लास पहले। फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, टू थर्ड एक्साइटेड, ठीक है, स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, एनर्जी रिलीज्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भेजा गया है किसका, तो सबसे पहले जेड, जो जेड है यहाँ पे, जो जेड है वो क्या आ जा रहा है आपका, एल लिथियम के लिए, तो लिथियम प्लस प्लस 2 होना चाहिए। हम्म, ठीक है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3, z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और किस में था भाई, तो ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n1, ग्राउंड स्टेट बोला तो हमेशा जो होगा वो n1 क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा 1,
ग्राउंड स्टेट क्या बोले थे, लोएस्ट एनर्जी लेवल, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल N1 बराबर क्या होता है 1, याद आ रहा है। और फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में क्या बोले थे, जितना बोल रहा हूं उससे एक ज्यादा ले लेना, ठीक है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, N2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 4। अब उसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्या बोल रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ना, लिख देते हैं हम इसको, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट बराबर क्या हो जाएगा, तो एन बराबर यहां हो जाएगा आपका 3, सॉरी एन बराबर क्या लिख देंगे 4 ना, 4। अब यहाँ पे पूरा हम लोग फॉर्मूला के साथ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला के साथ आपका हो जाएगा डेल ई इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड कितना, तो एनर्जी कितना हम लोग माइनस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना एनर्जी का जरूरत है प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जैसे किसी का इतना एनर्जी और किसी का इतना एनर्जी है, तो यहाँ से इसका मान लेते हैं कि 15 है और इसका मान लेते हैं 10 है, तो हमको यहाँ से पहुंचने के लिए कितना चाहिए, तो 15 माइनस 10 बराबर 5 का एनर्जी चाहिए। तो वही माइनस तो कर रहे हैं, तो डेल्टा ई क्या है आपका, डिफरेंस ही तो है, डेल्टा ई क्या है आपका, डिफरेंस है। तो अब जो है यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेली बराबर हम लोग क्या निकाले थे, डेली बराबर निकाले थे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। यही हुआ था ना, इस प्रकार से जो है आपका क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड कितना था हम लोग का 3, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और ये 1 n1 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, और माइनस n2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी हम लिख सकते हैं 13.6 इंटू 9, 13.6 इंटू 9, और ये हो जाएगा 16, तो इधर हो जाएगा 16, और 16 माइनस 1 15 अपॉन 16 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 15 अपॉन 16, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये किस तरीके से चल रहा है। और उसके बाद यदि हम इसको कैलकुलेट करें पूरा पूरा यदि हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5, ये पूरा करने के बाद आ जाएगा 7.5, ठीक है। 7.5 इंटू 9, ठीक है, सॉरी 15, 7.5 इंटू 15, और ये आपका डेल ई बराबर आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 114.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका डेल ई आएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले क्या बोला, कितना एनर्जी चाहिए प्रमोट करने के लिए, वो वाला चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यदि और यदि इसी में कैलकुलेट करने देता है, क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ा दे, ठीक है, क्वेश्चन को और बढ़ा दे, क्या बोल देता है कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसी में सेम सेम क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं कैलकुलेट, क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ फोटोन फॉर दिस ट्रांजिशन, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैलकुलेट न्यू एंड लेमडा फॉर दिस ट्रांजिशन, यानी कि ये जो ट्रांजिशन हुआ उसमें एनर्जी तो निकला, एनर्जी इतना है, तो भाई क्या निकालो, लेमडा निकालो, और साथ ही साथ क्या निकालो, न्यू निकालो, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एनर्जी इज इक्वल टू अपने के पास क्या है 12400 अपॉन लेमडा, यही है ना। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, सेम है, इसको हम क्या मान लेते हैं, E इज इक्वल टू क्या था 12400 अपॉन लेमडा, और ये किसमें एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और ये पूरा किसमें था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद आ रहा है। तो E अपना क्या दिया, मान लेते हैं 115, टोटल क्या मान लेते हैं 115, और ये 12400 अपॉन ये लेमडा किसमें एंगस्ट्रॉम में, ठीक। तो ये लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12400 अपॉन 115, तो लेमडा बराबर जो आपका निकल रहा है वो आपका निकल रहा 1070, ठीक है, 1070 एंगस्ट्रॉम, ये आपका लेमडा आ रहा है। और लेमडा आने के बाद क्या आप निकाल सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी, निकल जाएगा ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, ये वाला फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या निकालना है न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C अपॉन लेमडा, दैट इज 3 इंटू 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और ये आपका लेमडा तो किस में निकाले थे, एंगस्ट्रॉम में, यानी 1070 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा निकालना है -10, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने पे 3 इंटू, ठीक है, 10⁻18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1070, और ये हर्ज हम लिख देते हैं,
ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे पूरा जो आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये किस तरीके से चल रहा है? ठीक है, और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा एनर्जी जो है लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन एटम का, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग अगले क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी देखने वाले हैं, उसको भी अगले क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिवीजन करना है, क्वेश्चन बनाते रहना है। तो अगले क्लास में फिर से हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।